नमस्कार। आओ भारत की अर्थव्यवस्था ठीक करें कार्यक्रम के प्रारंभिक संवाद के 8वें अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र। पिछले अंकों में हमने एक रूपरेखा, सामाजिक सुरक्षा, गोल्डन इकोनॉमी, गौमांस, गौहत्या, गाय, बैल, नंदी और युद्ध के बारे में चर्चा की। आज इसी कड़ी में नशे की क्या अर्थव्यवस्था है, दुनिया में नशे का व्यापार कैसे चल रहा है, जो नशे का पैदावार करने का काम करते हैं उनकी क्या अर्थव्यवस्था है, इससे शासन कैसे चलता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और इस पर भी चर्चा करेंगे कि इससे आम आदमियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। दुनिया इससे खुशहाल है, स्वस्थ है, सुखी है, पवित्र है, या इसके विपरीत दुखी है, नशे में झूमती हुई है, पगलाई सी हुई है, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। भारत में एक मंदिर है काल भैरव का, उज्जैन में, जहां पर शराब चढ़ाई जाती है। काल भैरव को कहते हैं कि वह शिव जी के सेनापति हैं। जब शिव जी को बहुत गुस्सा आता है तो वह काल भैरव को आदेश देते हैं और वो रौद्र रूप में, तो उनको शराब भी पिलाई जाती है जनता द्वारा। कहते हैं कि चूंकि काल भैरव इन द सर्विस ऑफ डेथ लोगों को मारने का काम करते हैं, तो शराब पिए बिना यह नहीं हो सकता। शराब कहते हैं कि सेंसेस को ब्लाइंड करती है। शराब पिला के आप कोई भी काम करा सकते हैं, इसलिए वो शराब पीते हैं। वहीं जो शिव जी हैं उनको नशे के धतूरा, गांजा, भांग ऐसे प्राकृतिक और तुरंत उपलब्ध हुए बने प्रकृति ताजे नशे चढ़ाए जाते हैं, उनको शराब नहीं चढ़ाई जाती है। तो काल भैरव के बारे में कहते हैं कि चूंकि वो सर्विस ऑफ डेथ, मृत्यु के कार्य में संलग्न है, इसलिए आप देखोगे कि दुनिया में आर्मीज को शराब पीने के लिए दी जाती है, उनको शराब पीने के लिए कहा जाता है। युद्ध में पहले हाथियों तक को शराब पिलाई जाती थी, लेकिन वहीं पुलिस को शराब पीने के लिए नहीं कहा जाता है। और दूसरी तरफ जो शिव जी के भक्त हैं, गण हैं, वह गांजा भांग का सेवन करते हैं और कहते हैं कि उससे सेंसेस रिलैक्स होते हैं। तो कहते हैं कि अगर क्रांति करानी है तो दारू पिला दे, दारू पी के आदमी कोई भी काम कर देगा। बहुत पुरानी चीजें आती हैं कि एक व्यक्ति ने नौकरी मांगी तो उससे कहा कि यह चोरी करनी है, डकैती डालनी है, बोला नहीं कर सकते। बोले ये हत्या करनी है, बोले नहीं कर सकते, ये काम हम नहीं कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं वेश्या घर में जाना है, नहीं कर सकते। तो उससे कहा कोई बात नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे, आओ पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं। और दारू पिलाई और उसने वह तीनों काम किए। तो दारू का नशा इतना खराब है, ये जो सड़े गले पदार्थों से नशा बनता है उसको कहते हैं कि इसका परिणाम भी वैसा ही होता है, और जो अच्छे पदार्थों से आता, ताजा होता है, उससे नुकसान नहीं होती। तो समाज में कहते हैं क्रांति कराना है तो दारू का व्यापार बढ़ा दो, और शांति लाना है तो शुद्ध नशे गांजे वगैरह चलने दो, व्यापार नहीं बढ़ाना। हुक्का चलने दो, बीड़ी चलने दो, तंबाकू, सुपारी या खाने का नशा भी कई लोगों को होता है। कई लोगों को शरीर का नशा, सुंदरता का नशा होता है, ये सब चलने दो। तो ये एक भारत में चीजें कही गई हैं। लेकिन आज भारत में देखें तो वही पुरानी व्यवस्था चल रही है कि अंग्रेज आए थे, उनको भारत से कोई बहुत हमदर्दी थी नहीं, यहाँ के लोग मरे कटे, उससे कोई मतलब नहीं था, तो उन्होंने शराब की दुकान खोली। शराब की दुकान खोलने से उनको जो आय होती थी उससे इंग्लैंड की धरती हरी भरी होती थी, उन्हें भारत में इलाज भी नहीं कराना। लेकिन आज 70-75 वर्ष बाद भी लगता है कि प्रशासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और नीति आयोग जैसे लोग भी अभी उसी ही मानसिकता में है कि हम गुलाम हैं। वो सोचते हैं कि जो शराब के बेचने से राजस्व प्राप्त होगा, जो सिगरेट के बेचने से राजस्व प्राप्त होगा, वह सरकार की आमदनी है, उनको लोगों का इलाज करना ही नहीं है।
अगर तीनों चारों लोगों को बिठा के पूछा जाए कि भैया स्वास्थ्य पे कितना खर्चा होता है, ये जो शराब पी के आतंक मचाते हैं, चोरी डकैती करते हैं, बलात्कार करते हैं, इनसे समाज का क्या नुकसान होता है, इससे न्याय व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, तो आप देखोगे कि ये बहुत घाटे का सौदा है कि हम शराब की आय से, सिगरेट वगैरह की आय पे ध्यान दें और उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करें जैसा आज है। तो आज हमको लगता है कि भारत सरकार को और भारत जैसी तमाम सरकारों को इससे कोई मोह माया है उसके ऊपर उठना चाहिए। लेकिन हालत ये है, मतलब लोगों को हंसी आएगी कि कोविड में लॉकडाउन के बाद जो पहली चीज़ भारत सरकार ने की वह शराब और बियर बार की दुकानें खोली। तो ऐसा लगता है कि पूरी अर्थव्यवस्था शराबियों के कंधे पे, सिगरेट पीने वालों के कंधे पे, शराबियों कबाबियों के कंधे पे चल रही। ऐसी अर्थव्यवस्था, झूमती अर्थव्यवस्था कैसे ठीक कही जा सकती? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भी और ये हकीकत भी है। इसलिए अर्थव्यवस्था ठीक नहीं कही जा सकती। इसका इतना हाल है कि आज पंजाब जैसा प्रदेश जहां धर्म में सिगरेट पीने तक की मनाही है, वहाँ पे इतना नशा है कि उड़ता पंजाब जो एक पिक्चर बनी थी जिसमें नशे की बदहाली दिखाई, वो एक ट्रेलर जैसा है। वहाँ पे बच्चे, 10 बरस तक के बच्चे कैप्सूल लेते हैं नशे का, जो बूट पॉलिश होती है उसको सूंघते हैं, जो स्याही मिटाने का सब्सटेंस होता है उसको सूंघते हैं, और जो सर्दी खांसी के लिए दवाई होती है लिक्विड, उसको पीते हैं, तो उससे नशा करते हैं। इतनी हालत खराब हो गई। भारत की राजधानी, आप कनॉट प्लेस में चले जाएं रात को तो आपको पता लग जाएगा कि व्यापार कितना फल फूल रहा है। ऐसे व्यवस्थाओं में समाज कैसे रहेगा? अस्पतालों में भीड़ लगना लाजिमी है, कोर्ट केसेस में बढ़ोतरी लाजिमी है, समाज में असंतोष लाजिमी है। ऐसी चीजें, तो इससे हमको ऊपर उठना पड़ेगा। तो मैं आग्रह करूंगा कि होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बैठे और इन तीनों घटकों को बुलाएं जिनसे राजस्व प्राप्त होता है, जो अस्पताल देखते हैं, इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों, कि जनता का पैसा कितना खर्च हो रहा है, किसको कितनी आमदनी हो रही, सरकार को अकेले नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी, अस्पतालों को भी कितनी आमदनी है, मतलब जनता का कितना खर्च हो रहा है और कितने कोर्ट केसेस हैं। और इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी बुलाए कि भैया आपने पढ़ाया क्या है, उसका फल क्या है। ये चारों चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कैसे हम ठीक हो सकें, क्योंकि आज भारत गुलाम तो है नहीं। तो जो बीमार पड़ेंगे, जो असंतोष फैलाएंगे, वो तो यहीं रहेंगे ना, उनकी जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। तो ये चाहिए, और समाज को भी चाहिए कि हमें कैसा समाज निर्माण करना है। तो वह समाज के अंदर भी चीज़ों को बदले, सरकार से भी कहे, और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, सांसद वगैरह, उनसे भी कहें कि चीज़ों में परिवर्तन जरूरी है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि समाज की चीज़ें समाज पे छोड़ दें, नियंत्रण छोड़ दें, समाज अपने आप व्यवस्था कर लेगी। और वैसे भी कोई गुलाम है तो सरकार कहेगी कि भैया क्या खाओ, क्या पियो, क्या नहीं करो, क्या सेवन करो। अगर हम स्वतंत्र हैं तो कम से कम इतनी स्वतंत्रता तो होनी चाहिए कि मैं खाना पीना अपने हिसाब से कर सकूं, मैं अपने बंद घर में नशा कर सकूं, किसी दूसरे को दिक्कत देने की जरूरत नहीं है, बट अपने घर में तो कर सकूं। तो ये चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ देनी चाहिए, परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर। और बहुत अजीब भी लगता है कि सरकारी शराब की दुकान, सरकारी गांजा भांग की दुकान, ये तो बीमार मानसिकता ही नहीं है, राक्षसी मानसिकता कही जा सकती है कि हम अपनी ही जनता को बीमार करने में लगे हुए। यहाँ एक चीज और है जो नशे में शामिल नहीं है, वो चाय और कॉफी। ये चाय कॉफी के नशे ने जितना नुकसान किया है वह शराब, बियर, उसके नशे से कम नहीं है। एक जगह हम करीब 8-9 महीने रहे कोविड के लॉकडाउन में, एक होटल में, कोल्हापुर जगह है और बहुत अच्छी जगह है। वहाँ इतने पावर लूम है, 1000 से ज़्यादा पावर लूम, इसको सेकंड मैनचेस्टर कहा जाता है, या मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। वहाँ पे सोने आभूषण बनाने की बहुत है,
लेकिन सरप्राइज हुआ जब हम एक मठाधीश से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा इस यहाँ की चारों तहसीलों में, चारों पांच जो भी हैं, हर जगह 20 से 30 हजार कैंसर पेशेंट हैं। तो उनसे पूछा इतने कैंसर पेशेंट कैसे हो गए? तो उस इलाके में चाय का चलन ज़्यादा है और चाय भी अमृत तुल्य कही जाती है, अमृत तुल्य चाह। वहाँ चीनी ज़्यादा मिलाते हैं, तो चीनी के प्रयोग से भी कैंसर बढ़ता है, ये वहाँ पे निष्कर्ष निकला। दांत खराब होते हैं, पेट खराब होता है और उसके लास्ट में कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो ये जो पूरी की पूरी कवायद है नशे के ऊपर, एक पूरे बहुत बड़े वार्ता की ज़रूरत है, बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है कि भाई ऐसी मतलब कोई गरीब जगह नहीं है कि लोग नशे में डूबे हैं। तो नशे में डूबने के कारण जो चाय और कॉफ़ी का आ गया है वो इसलिए भी है कि लोगों के पास काम नहीं है। काम होता तो शायद नशा करते थोड़ा और फिर सो जाते। तो इसमें एक चीज़ और बड़ी ध्यान देने की बात है कि घरों में जो निचले तबके के जिनकी तनख्वाह कम है वो दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम को थोड़ी बहुत पी लेते हैं, थोड़ा नशा करते हैं और सो जाते हैं। महिलाएं नशा नहीं करती इसलिए रात भर चिल्लाती रहती हैं। तो महिलाओं का पागलपन ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये नशे का थोड़ा सा फायदे वाली चीज़ है। और दूसरा जो इसमें फ़ायदा होता है कि अगर साधु बाबा लोग लग रहे हैं और उनके पास जो भी जमात आती है वो थोड़ा लेती है तो शोर वोर नहीं मचाती, वो ज्ञान की बातें होती तो वहाँ ज्ञान चलता है। लेकिन हुआ ये कि 1894 के आसपास अंग्रेजों ने कहा कि जो भारतीय दवाइयाँ हैं, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जो कफ सिरप वगैरह है सर्दी खांसी की, उसमें गांजा एक मुख्य अवयव है और उन्होंने गांजा बैन कर दिया। उसके बाद से आयुर्वेदिक दवाइयाँ इनफेक्टिव हो गई और एलोपैथिक दवाइयाँ चल पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गांजा शेड्यूल ए ड्रग में आता, बैंड आता है। ओपियम शेड्यूल ए ड्रग में आता है। इसमें आप थोड़ी बहुत खेती कर सकते हैं वो लाइसेंस की और दवाइयों के लिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखोगे कि जो 2002 के आसपास अफगानिस्तान पे कैप्चर हुआ अमेरिका का, उसके बाद जो ओपियम की वहाँ फसल थी वो 4 गुना बढ़ गई। जो 2000 के बाद उन्होंने 2020 के आसपास जो छोड़ा तब तक 4 गुनी फसल बढ़ गई थी। तो ये कह सकते हैं कि उस दौरान वो, और उसके बाद अमेरिका ने कैलिफोर्निया में जो उनका एक प्रांत है वहाँ पे कैनाबीस या जो हेम्प है या ग्रास है उसकी परमिशन दे दी। तो वहाँ से अब कोई मोह रहा नहीं और उन्होंने वो छोड़ दिया। भारत में भी मणिपुर में जो दंगा हुआ वो उसके पीछे की कहानी यही कहती है कि वो ओपियम और ग्रास कैनाबीस का उत्पादन और उस पर आने वाली आय एक मुख्य कारण रही, जिसके कारण लड़ाई झगड़ा हुई कि उस पर कब्जा किसका होगा उसकी आय से। कोलंबिया में भी यह हाल है कि वो जो कोकीन पैदा करते हैं उसके कारण उस पर सबकी आय आंख बनी रहती है। लेकिन जो किसान लोग हैं जो पैदा करते हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, ये सारा बिचौलिए ले जाते हैं। और कई जगह तो इतने बड़े ड्रग लॉर्ड हैं कि उनकी पूरी की पूरी आर्मी है। ये इसलिए है कि सरकारों का इस पर मोह माया बनी हुई है, जबकि ये समाज पे छोड़ने का विषय है। जैसे ही समाज पे छोड़ेंगे तो माँ बाप, समाज के बुजुर्ग लोग इस पर नियंत्रण कर लेंगे, महिलाएं भी कर लेंगे। क्योंकि आज अगर सरकारी दुकान खुली है तो उसको बंद कराएं तो बेसिकली सरकार बीच में आती है। लेकिन अगर सरकार हट जाए तो बहुत सारे जो अवरोध या नियंत्रण सरकार का वो हट जाता है, तो महिलाएं देख रेख कर सकती। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने की है कि अंग्रेजों के ज़माने में भी जो शराब की दुकानें थीं उसमें कहा था कि धार्मिक स्थल से 500 मीटर के दूर होनी चाहिए। आज तो ऐसा नियम भी हट गया। दिल्ली में इतना भी हुआ कि आप घर पे शराब मंगा सकते हो, वहीं दूसरी ओर गुजरात और बिहार में शराबबंदी है। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, वहाँ शराब बंद क्यों है? अगर है तो पूरे देश में हो। क्योंकि बिहार अकेले में शराब बंद हो या गुजरात अकेले में शराब बंद हो तो वो महाराष्ट्र जाके, मध्य प्रदेश जाके या सटे हुए प्रदेशों से, और आप गुजरात जाएंगे या दिल्ली बिहार जाएंगे तो रेलवे स्टेशनों पे एक नंबर लिखा होता है, वो समझ में नहीं आता कि लिखा क्यों। लेकिन आप वहाँ फ़ोन करो
तो आपको घर बैठे शराब मिलती है। तो ये जो दोहरे मापदंड हैं देश में, ये हटने चाहिए। है तो है, नहीं है तो नहीं। फिर कुछ खास ओकेजन्स पे आप शराब का विरोध कराते हो, सिगरेट का विरोध कराते हो और उनके ऊपर एक फोटो छाप देते। अगर इतना ही दुख है सर सिगरेट से, बंद कर दो, बीड़ी पीने दो लोगों को। और बीड़ी उद्योग को बढ़ने नहीं देते। उनके मजदूरों की हालत देखोगे तो बहुत खराब है। 50-60 रुपए 100 रुपए रोज महिलाओं को मिलता है बीड़ी बनाने के लिए। और बीड़ी में अगर फिल्टर लगा दिया जाए तो वो सिगरेट की तरह होगा। वो फिल्टर नहीं लग रहा है, इसलिए आईटीसी और बाकी कंपनियों की सिगरेट जो बन रही है, गॉडफ्रे फिलिप्स और आईटीसी की, वो बिके जा रही है। और हर बजट में 10 से 20% का इजाफा हो जाता है, जबकि उसको बनाने में जो आज लागत है, अगर 100 रुपए की सिगरेट बन रही है तो 10 रुपए से ज़्यादा नहीं है, 90 रुपए चीज़ें इधर उधर जा रही है। तो इस मोह माया से, और वैसे ही अगर इलाज का देखें तो 90 रुपए इसमें कमाई करती है और सरकार इलाज में या बीमारी में 200-300 रुपए खर्च कर देती है। कोर्ट केसेस में जजों को फीस, वकीलों की फीस, ये मिला के भी 500-700 रुपए। तो कमाती है 100 रुपए और खर्च करती है 1000 रुपए। और आलसी और निकारे भी हो गए हैं, बीमार भी हो गए। तो देश अगर स्वस्थ करना है, एक जागरूक बनाए रखना है, तो इन सब चीज़ों से ऊपर आना पड़ेगा। दूसरा जो नशा होता है, वो कहते हैं कि सोने का नशा, काम वासना का नशा, राज्य का नशा, ये बड़े नशे हैं। इस पे अगर साधुओं के, जो वाकई में साधु हैं, फर्जी बाबा नहीं, जो वाकई में साधु हैं, कि उनके अनुसार सरकार चलेगी, उनके आशीर्वाद से सरकार चलेगी, तो ये चीज़ें नियंत्रण में रहेंगी। तो नहीं तो राज्य पाने का नशा, राज्य विस्तार का नशा इतना ज़्यादा है कि वह कुछ भी कर सकता है। वह एक खाली बैठे देश पे आक्रमण कर सकता है, उसको कैप्चर कर सकता है, विस्तारवादी नीतियों के कारण सबको परेशान कर सकता है। और पूरी धरती पे हो जाए तो मंगल ग्रह पे छोड़ेगा। वो मंगल ग्रह पर लाइफ ढूंढने के लिए इतना पैसा खर्च करेगा और उतना ही पैसा धरती पर लाइफ खत्म करने के लिए करेगा। तो ये पागलपंती चलते रहे। तो भारत चूंकि ये पूरे अपना ज्ञान का खजाना इसके बैकडोर में है, शिव जी का आशीर्वाद है, जिनको नशा चढ़ता है, भैरव जी हमने देखे, तो इससे हम एक सबक ले सकते हैं, उससे नया मार्ग अपने लिए चुन सकते हैं कि आज हम गुलाम नहीं हैं, आज हम अपनी बात कर सकते हैं। और जब भारत आज़ाद है और यूनाइटेड नेशंस को कोई मान नहीं रहा है, तो जो ग्रास की या हैम की यहाँ पे पाबंदी उसको उठा सकता है, शराब वगैरह समाज के जुम्मे छोड़ सकता है, उससे आमदनी नहीं। और कलयुग जो चल रहा है, करंट एरा, इसमें कहते भी हैं कि जितना खराब कोई काम कराना है उसकी शुरुआत शराब से होगी। शराब होगा, जुआघर होगा, हत्याएं होंगी, सोना होगा या वैश्यालय, ये 5 चीज़ें कलयुग की हैं। तो 5 में अगर चीज़ें करनी है तो शराब पिलाना है। तो अगर हमको ठीक करना है तो शराब वियरवार बंद करने होंगे, सरकार को इससे मुंह हटाना, किसी को पीना है पी ले। आदिवासी लोग जो महुआ की शराब बनाते हैं उसमें बहुत कुछ नुकसान नहीं, क्योंकि उसमें इतनी दवाइयाँ मिलाते हैं वो लोग। मैं छत्तीसगढ़ में रहा हूँ, कुछ जसपुर वाले इलाके में, तो वहाँ जो वीकली बाजार लगता है उसमें दवाइयाँ भी बिकती हैं कि आप बनाना है तो ये, और पूरा डिस्टिलेट करते हैं, वो प्रोसेस ठीक है। कई बार थोड़ा वो गड़बड़ी होती है, बट वो उन शराबों से अच्छा है कि जो मॉडर्न डिस्टिलेट प्लांट बनाते हैं, उसमें कुछ डीपी आती है, वो 10 ml 20 ml मिलाते हैं और बाकी पानी होता है, उससे नशा आता है। और अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वो शराब जहरीली हो जाती है और उससे लोग मर जाते हैं। उस शराब से तो वो अच्छी है। तो हमें भारत को भारत की तरह, और जो मौजूदा सरकार है जो धर्म की बात करती है, तो धर्म के हिसाब से हमको चलना होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। भारत के मानस से, और पूरी दुनिया में भी पहले यही चीज़ें चलती थी 2-2.5 हज़ार वर्ष पहले। तो हम करेंगे तो पूरी दुनिया में ये चीज़ें आएंगी। और जो ड्रग ट्रैफिकिंग का कार्यक्रम है ये कम हो जाएगा अगर हम इसमें भारत में नहीं करेंगे। अदरवाइज जो ड्रग ट्रैफिकिंग में है उसमें कहते हैं कि पुलिस, आर्मी भी, कई देशों के आर्मी के कॉन्ट्रैक्टर
इतना शराब का, इतना नशे का धंधा, ड्रग्स का धंधा करते हैं कि वो कहते हैं कि देश कैप्चर, जैसे अफगानिस्तान कैप्चर करना, उसके पीछे यही कारण रहा है। इस सीमा तक जाते हैं। तो भारत अपने इससे अलग रहे, अपने आप को खड़ा करे, तो चीज़ें शराब में ठीक जाएंगी और एक अर्थव्यवस्था हम वाकई में ठीक कर पाएंगे। जो हम देखें ना कि लॉकडाउन के बाद हमें शराब की दुकानें खोलनी पड़ी। पैसा बहुत है, एक अच्छी तरह से आएगा तो वो ज़्यादा अच्छा है, और इन अपराधों से आएगा तो हमारी प्रवृत्ति भी अपराधी हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी जी उल्लू या गलत काम से आ रही हैं या अच्छे काम से, उसका परिणाम वैसा ही होगा। तो अंत में फिर कहूँगा कि हम नशे के पूरे जो इशू है, पूरा का पूरा मुद्दा है, उस पर एक बार सरकार, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, ये सब बैठें, मंत्रियों से, बाकी मंत्रियों से चर्चा करें। और जो आईएएस लॉबी है, जो स्टेटस क्वो की बात करती है अंग्रेज़ों से आज तक, कोई भी बजट आया तो उसको आगे बढ़ा दो, जो जुडिशरी उसी मानसिकता में, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये ठीक करेंगे तो एजुकेशन भी ठीक हो सकती है। इन तीनों को ठीक करेंगे तो ये पूरा देश एक फिर से अपनी ग्लोरी को रीएस्टैब्लिश कर सकता है, जो कि हम अपने मानस में समाये हैं, और फिर बाकी देशों को भी हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम चर्चा करेंगे इकोनॉमी ऑफ क्लीनिनेस एंड हाइजीन एंड क्लीन एंड हाइजीनिक इकोनॉमी, सफाई और स्वच्छता की अर्थव्यवस्था, और एक स्वच्छ और साफ अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।